ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, वी हैड डिस्कस्ड दैट हाउ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। उसमें हमने देखा था कि फॉस्फेट के हेल्प से या फॉस्फोरस के हेल्प से ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। वही ईस्टर बॉन्ड का कंटिन्यूशन यहाँ पर अभी हमको देखना है, ठीक है। और वो भी देखा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में एक एंगल से कनेक्ट होते हैं, ट्विस्ट होना है, इसलिए मैंने आज स्ट्रक्चर्स भी लाए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग एक्चुअली में देखेंगे किस तरह से वो एंगल एक्चुअल में फॉर्म होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये नाइट्रोजन बेस था, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये क्या हो जाएगा DNA, ठीक है। यहाँ H था, यहाँ O, ये P डबल बॉन्ड O, OH O CH2 नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का। ये फिर नाइट्रोजनस बेस, ये H O एंड आगे आप इधर कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर CH2 P डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ आगे कनेक्ट हो जाएगा, ये OH रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड पे स्कोप रहता है। और इसमें आप और एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर ऊपर वाले एंड में सबसे ऊपर जो रहेगा न्यूक्लियोटाइड उसका फॉस्फेट फ्री रहेगा, और सबसे नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसका OH फ्री रहेगा, प्रोवाइडेड कि वो लीनियर पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। लीनियर का मतलब फर्स्ट और लास्ट जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे प्रोटीन में भी था लीनियर या नॉन लीनियर था ना, तो उसमें N टर्मिनल C टर्मिनल बना था, इसमें 5' एंड और 3' एंड बनता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इसका जो कर्वेचर डेवलप होगा उसके बेसिस पे जो है स्प्रिंग लाइक या हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। स्प्रिंग की जगह पे हम बहुत बार इसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब इस तरह से, ये 2D में बना रहे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2D में 2 डायमेंशन में ऐसे दिखाई देगा, 3 डायमेंशन में इट एक्चुअली विल बी हैविंग अ डिफरेंट कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न हुआ, फिर ये एक टर्न हुआ, फिर ये एक टर्न हुआ, फिर एक टर्न, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, बट ऊपर से शुरू होकर नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये टिप देखो, हाँ, घूम के इसी टिप के पोजीशन पे नीचे, फिर घूम के इधर नीचे, तो ये सर्कल्स बनाते जा रहा है। बट सर्कल शुरू होता है ऊपर से और एंड होता है नीचे, गोल ऐसा नहीं घूम रहा है, ये गोल घूम के नीचे आ रहा है, फिर गोल घूम के नीचे आ रहा है, इस तरह से चल रहा है, ओके। तो ये हेलिक्स इसलिए ही बन रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर ना एक आपको स्ट्रक्चर बना के चाहिए तो दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं। तो इसमें ना ऐसे कार्बन दिए जाते हैं, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, 4 बॉन्ड वाला कार्बन। एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन का उस हिसाब से ये कार्बन है। मैंने एक बॉन्ड को होल्ड किया हुआ है और बाकी के जो 3 बॉन्ड है 1 2 3 वो नीचे दिखाए हुए हैं। तो ओके, तो हमको क्या पता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और इसके साथ 1 2 3 4 और 5 कार्बन अटैच्ड है। अभी HOH का इतना इंपॉर्टेंस फिलहाल मेरे को नहीं है, मेरे को सिर्फ ये एंगल देखना है कि क्यों बन रहा है। तो मैं एक फॉस्फोरस लूँगा, फॉस्फोरस में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड। कार्बन में 4 बॉन्ड है, फॉस्फोरस में 5 बॉन्ड। तो मान लो मेरे को ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो मुझे कितने कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, इधर भी 5, 10 कार्बन चाहिए। ऑक्सीजन कितने चाहिए, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि उतने कार्बन और ये निकाल कर वी कैन गो फॉर इट। तो मुझे 10 कार्बन चाहिए। ऑक्सीजन कितने चाहिए, ये वाले ऑक्सीजन गिनोगे, बाकी ये OH वाले ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये OH वगैरह की। फ़िलहाल ये एक ऑक्सीजन, 2 3, ये 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑक्सीजन 7 चाहिए मुझे, ओके। बाकी हाइड्रोजन वगैरह फ़िलहाल बॉन्डिंग दिखाने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मैं निकाल लेता हूँ 10 कार्बन इसमें होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9
10 कार्बन मैंने यहाँ निकाल दिए हैं। फॉस्फोरस लगेंगे, कितने फॉस्फेट्स लगेंगे? फॉस्फोरस कितना लगेगा? 1 2 2 लग, बाकी ऑक्सीजन 7 ना, इसमें ऑक्सीजन भी दिए हुए हैं। देखो ऐसे ऑक्सीजन दिए हुए इसमें, इधर एक लोन पेयर होता है, इधर एक लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर कैसे ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाता है। वैसे ऑक्सीजन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, 2 बॉन्ड है तो साइड साइड में होना चाहिए, बट वो साइड साइड में ना होते हुए इट इज़ प्रेजेंट, 1 इज़ हियर 1 इज़ हियर, ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर सीखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये बॉन्ड का एंगल इतना ही क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, तो साथ में बनाओगे, आप लोग भी आओगे यहाँ पर, साथ में बनाएंगे, आ जाओ, चलो कम कम कम। देखो ये जो है ना, ये स्टिक्स हैं, ये बॉन्ड एक्सप्लेन करते हैं हमको, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड हमको बताता है। बड़े स्टिक्स भी है, छोटे स्टिक्स भी है हमारे पास, तो आप चाहो जो स्टिक्स यूज़ करो, ध्यान में रखो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो है ना, वहाँ पर बड़ा स्टिक यूज़ करने का, ताकि हम लोगों को वो कर्वेचर मिले। 2 बॉन्ड ऐसे बन जाते, कर्व हो जाता है। एक्चुअल में आपको डबल बॉन्डिंग समझ में आएगा जब आप बड़े वाले स्टिक्स यूज़ करते हो। तो अभी अलग अलग कलर के हैं, वैसे हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एक ही कलर पैटर्न यूज़ करें, बट एक कलर पैटर्न यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अभी के टाइम में। ऑनेस्टली स्पीकिंग कलर पैटर्न डिफ़िकल्ट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज बहुत सारे बॉन्ड्स बनाने हैं हम लोगों ने, काउंट करोगे तो एक कलर के सारे बॉन्ड्स मिलेंगे नहीं, तो हम लोग बस स्ट्रक्चर पे फ़िलहाल फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर 5 कार्बन्स लगेंगे, एक ऑक्सीजन है, तो मैं एक ऑक्सीजन लेता हूँ और इंटरनल बॉन्डिंग के लिए एटलीस्ट छोटे बॉन्ड्स निकाल लेता हूँ। ट्राई करता हूँ एक कलर के मिले तो बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली काफ़ी पुराने हो गए, मैंने ख़रीदा था जब मैं ग्रेजुएशन में था। एक्चुअली हमारे टीचर्स इस पे सिखाते थे ग्रेजुएशन में। हाँ, ग्रेजुएशन का मतलब दे यूज्ड टू टीच अस इन व्हेन आई वाज 2012 में सिखाते थे ये हमको। इस पे हमको कभी कॉलेज में सिखाया नहीं था, 11th-12th में, ऑलवेज सीनियर्स में सिखाया था। तो उधर मैंने टीचर से पूछा था आप कहाँ से खरीदते हो, क्योंकि तभी भी मैं पढ़ाता था, तो आई वांटेड टू टीच माय किड्स फ्रॉम दैट। तो तब मैंने खरीदा, तभी 300 रुपये का आया था बॉक्स इसके सारे। अभी तो बहुत पुराने हो गए, टूट जाते हैं बीच बीच में। नए अच्छे यही सेम क्वालिटी का नया मिल नहीं रहा, अच्छे क्वालिटी का मिल नहीं रहा, अभी इसमें नया ख़रीदना है मुझे। ठीक है, एनीवेज, तो ये पहले सबसे पहले क्या इधर लगा हुआ है, ऑक्सीजन है और 2 बॉन्ड्स हैं। तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया मैंने और यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड। फिर यहाँ 2 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक कार्बन लगा दिया मैंने कनेक्ट, ये एक लगा दिया, ठीक है, 2 कार्बन। फिर नीचे 2 और कार्बन है। अब आप एक्चुअल में देखोगे पेंटागन बनेगा, ये एक्चुअल जेन्युइन बॉन्डिंग है, दिस इज़ अ प्रॉपर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन।
तो आपको समझ में आएगा कि बॉन्ड एंगल वैसे बनता कैसे, मतलब ये स्पेसिफिक एंगल ही क्यों बनता है। लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दो इनसे। सी बना ना पेंटागन। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही क्यों बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ये नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए या घर क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में एंगल बनता है। ठीक है, इधर एंगल होता है 109 डिग्री का एंगल होता है sp3 कार्बन की वजह से। sp3 क्या होता है सीखोगे आप। ठीक है, ये एक बॉन्ड लूज है तो मैंने बॉन्ड निकाल देता हूँ, दूसरा ले लेता है। तो यहाँ तो 4 कार्बन लग गए और एक ऑक्सीजन साथ में लग गया है। हाँ ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब ये है, इधर नाइट्रोजन बेस है, H है, सब छोड़ दो फिलहाल मुझे सिर्फ इधर एक CH2 लगाना है और एक फॉस्फेट लगाना है। ठीक है, तो ये मैं CH2 ले रहा हूँ अभी, मतलब एक कार्बन चाहिए, फिर से एक छोटा सा ग्रीन बॉन्ड लगेगा मुझे। अब मैं ग्रीन का कोड मेंटेन रखना तो ग्रीन ही ले लेते हैं, ग्रीन ले लिया मैंने। अभी CH2 लगाने के लिए कार्बन तो चाहिए ना मुझे। ठीक है, तो ये एक कार्बन ले लिया मैंने और ये H2 के लिए 2 हाइड्रोजन अब लगा दो, दूसरे कलर के बॉन्ड 2 लगा दो। CH2 है ना, देखो कार्बन का एक बॉन्ड यूटिलाइज हो गया, बाकी के 3 बॉन्ड बचे। तो एक बॉन्ड पे H, दूसरे बॉन्ड पे H। अब क्या बचा, O अटैच्ड है ना, इधर मैंने लिखते टाइम गलती कर दी है, यहाँ पर O। ठीक है, ये O लगा दिया, ये देखो बनता जा रहा है। ओके, एक्चुअल में हम ऐसा बनाते ही ऐसा रहता है प्रेजेंट, बोर्ड पे ऐसा नहीं बना पाते ना, तो ऐसा है। देखो ये ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन, ऊपर ऑक्सीजन है, ये देखो ये वाला कार्बन अभी इधर है नीचे, है ना, ये ऑक्सीजन को कनेक्टेड हो गया। अभी फॉस्फोरस है एंड O है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ फॉस्फोरस से कनेक्ट करता हूँ, जो डबल बॉन्ड O बनाएगा आगे। अभी फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देखोगे तो 5 बॉन्ड है, देखो दिख रहा है, इधर 4 है और मैंने पकड़ा है 5, तो ये बन गया 5th बॉन्ड। ठीक है, जो फिर आगे कनेक्टेड है डबल बॉन्ड O के साथ, है ना। तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने तुमको बोला बड़ा बॉन्ड यूज़ करो ताकि एंगल बन पाए। बाद में मैं दे दूंगा, यू कैन सिट एंड ट्राई अदर स्ट्रक्चर्स विद दिस। टूट गया है। सीजर है तुम में से किसके पास? देखो ये ऐसा है, टूटा। सीजर चाहिए मुझे, सीजर।
सो ये ऐसा है, देखो ये एक बना, देख रहे हो डबल बॉन्ड हो कहाँ जा रहा है, एंगल देख रहे हो बाहर की तरफ निकला, तो दूसरा वाला तो यहीं पर आएगा ना, ठीक है। अगर ऐसे एक सेम स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ और एक, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा थर्ड के साथ, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर ये यहाँ पर अगर मैं बना देता हूँ ऐसा, तो यहाँ पर बॉन्ड होने वाला है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा ऐसे, फिर एक यहाँ पर आएगा, ऐसे करते करते एंगल चेंज होगा। अभी इसमें देखोगे आप, ये ऑक्सीजन है, ये राइबोस शुगर हो गया डीऑक्सी राइबोस, ये CH2 हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया, P डबल बॉन्ड हो, इधर OH आएगा, OH आएगा, ओके। तो ये एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको अगर आप और एक बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि बॉन्डिंग होती है कैसे। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तरीका सेम होगा बनाने का। ये दूसरा शुगर बना दिया मैंने वापस, नीचे वाला बना दिया, ठीक है। अभी हम फोकस सिर्फ इस पर मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, CH2 पे। सेम स्ट्रक्चर बना, देखो ये डीऑक्सीराइबोस, ये CH2, ये O और P, ठीक है। अब ये जो है ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करेगा, इस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करेगा, P डबल बॉन्ड बस नहीं बनाया मैंने, इस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करेगा। कहाँ कनेक्ट करेगा, ये कार्बन पे, नीचे वाले कार्बन पे, थर्ड वाले कार्बन पे ना, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के थ्रू फिर से। तो एक ऑक्सीजन इनके बीच में भी मैं लगा देता हूँ। तो नोटिस करना अभी ऑक्सीजन के एंगल को क्या होता है, जस्ट सी व्हाट हैपेंस। देखो देखो ये इसको घुमा भी दोगे, ओके, सी व्हाट यू आर सीइंग, ये आपका राइबोस है, ये आपका वो कार्बन है, थर्ड कार्बन, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ पर कार्बन आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो है मेरा फिंगर देखो, ये वाला, ये शुगर जो है, शुगर
ये शुगर के बाद इधर शुगर आ रहा है नीचे दोनों, और उसका एंगल देखो कैसे घुमा हुआ है, कैन यू सी घुमा हुआ एंगल। तो ये कर्वेचर बनता है, ऐसे इमेजिन करो सबके साथ घूमते जा रहा है घूमते जा रहा है। तो हर एक बॉन्ड 36 डिग्री से घूमता है, कितने डिग्री से 36। पहले वाले से अगर आप कंपेयर करते हो तो 36 डिग्री से घूमता है बॉन्ड। अगर 36 डिग्री से बॉन्ड घूम रहा है तो एक सर्कल में कितना डिग्री होता है 360। तो एक सर्कल में कितने बॉन्ड्स बनेंगे 9 बॉन्ड्स बनेंगे और 10 स्ट्रक्चर्स कनेक्ट होंगे। तो एक कर्व में 10 स्ट्रक्चर्स कनेक्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बताने का पॉइंट मेरा ये है, आप देख पा रहे थे किस तरह से एंगल टर्न हो रहा है। अभी वो देख क्यों पा रहे, बिकॉज हमने वो प्रैक्टिकली मतलब जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे जो स्ट्रक्चर्स थे वो स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने एक्चुअली बड़ा किया और इसमें हमने देखा 3 डायमेंशन में देखा। तो देयर वाज अ ड्रिफ्ट, देयर वाज अ चेंज इन एंगल। वही चेंज ऑफ एंगल यहाँ पर हम दिखा नहीं पाते। ठीक है, एंड दैट वाज द रीज़न क्यों कर्व बनेगा। ठीक है, इसके ऐसे ये स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर इसलिए बनता है। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो वो ही है। तो एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स फिट होते हैं, कितने 10। ठीक है, उनके आपस में बॉन्ड्स रहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और कितने फॉस्फोडाइस्टर रहेंगे 9। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो एंगल होता है 36 डिग्री का होता है, उसको पिच एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिच एंगल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज मेरे को बतानी थी, ये स्ट्रक्चर स्किल्स। ये मैं आपको अभी दूंगा कि आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप चाहो तो बना सकते हो। तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना सिखाया नहीं मैंने, तो जो सिखाया है वो आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, सो बेसिकली इसी से बनते हैं 2 न्यूक्लिक एसिड्स, नेमली DNA and RNA. DNA can specifically called as 2-DNA, which stands for the deoxy at second position of ribose sugar, therefore becomes deoxyribose. ठीक है, तो अगर मैं DNA की बात करता हूँ, पहले ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं DNA की बात करता हूँ तो DNA के कैरेक्टर्स क्या है। सबसे पहला, DNA इज अ डबल हेलिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डबल हेलिक्स? इट मीन्स 2 हेलाइसेस है उसमें, ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है। DNA बनाते टाइम पे एक चीज़ का फोकस रखना है आप लोगों ने, जब आप पहले DNA का फर्स्ट स्ट्रैंड बनाते हो आप इस तरह से, तो उसका पहले पोलैरिटी लिख लो 5' to 3'। दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा इसके सामने वो इसको पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल एज इन एंटी पैरेलल होता है वो, बट कैसा होना चाहिए ज़रा देखो, इसी के साथ चलना चाहिए। इसके साथ टर्न हुआ, फिर इसके साथ टर्न हुआ, इसके साथ ही टर्न हुआ, बाद में इसके साथ ही टर्न हुआ। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा कर्वेचर आएगा बस, बट वैसे ही टर्न होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ कि आप लोग ना उसको ऐसे तो कभी भी नहीं बनाते हैं। ऐसे ये ऐसे नहीं बनता है कभी भी, इसमें पैरेलल चलता है। ये पैरेलल नहीं हुआ, ये स्ट्रिंग दूर दूर हो गया इधर। ऐसे बहुत लोग ऐसे बहुत आर्टिस्टिकली बनाते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दिस इज द राइट। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रैंड तो 5' to 3' में, दूसरा क्या होगा ऑपोजिट 3' to 5'। डू यू अंडरस्टैंड किस तरह से ये कर्व हो रहा है? तो ये बन गया आपका DNA का डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स बनने के साथ साथ यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर इस DNA के स्ट्रक्चर में खड्डे बनते हैं, डिप्रेशंस बनते हैं। वो डिप्रेशन कौन से देख रहे हो? यहाँ पर छोटा सा डिप्रेशन है, यहाँ बहुत बड़ा डिप्रेशन है, यहाँ बड़ा डिप्रेशन है, यहाँ छोटा है, छोटा बड़ा, बिगर स्मॉलर, माइनर मेजर। डू यू अंडरस्टैंड? डिप्रेशन दिखाई दे रहे हैं? अरे बाबा ये क्या है, ये क्या है, ये छोटा सा डिप्रेशन है ना, ये ऐसा डिप्रेशन हुआ, ये भी तो डिप्रेशन हुआ, तो ये बड़ा डिप्रेशन हुआ इधर, ये छोटा डिप्रेशन हुआ इधर। सब दिख रहा है कि नहीं? तो ये डिप्रेशंस का काम क्या होता है? दिस एक्चुअली हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ वेरियस केमिकल्स वाइल अगर कुछ काम करना होगा DNA पे, जैसे रेप्लिकेशन करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो उस टाइम पे इन डिप्रेशंस पे अटैचमेंट होता है और इन डिप्रेशंस को बोला जाता है ग्रूव्स। तो DNA में होते हैं मेजर एंड माइनर ग्रूव्स।
डीएनए कंटेन्स मेजर एंड माइनर, दोनों टाइप के ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, और यही ग्रूव्स दे सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ वेरियस केमिकल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स और एंजाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह या रिपेयरिंग ऑफ डीएनए। तो उस टाइम पे ये ग्रूव्स ही काम में आते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ लाइक अ लैडर, या और अच्छे से लिखना चाहूँ तो आई कैन इट इज़ लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। वाई इट इज ट्विस्टेड लैडर? अगर मैं लैडर बनाऊँ तो कैसे बनता है? ये लैडर है, इसको ट्विस्ट कर दिया तो कैसे बनना चाहिए लैडर? और ये ट्विस्टेड लैडर ही होता है, ऐसे लाइंस इसमें बस बनाया नहीं मैंने, लाइंस बनते हैं। तो ये रंग्स बोलते हैं इसको, वी कॉल दिस एज रंग्स ऑफ लैडर। तो वो रंग्स एक्चुअली में क्या होते हैं? व्हाट आर दिस रंग्स इन डीएनए? दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। याद है हाइड्रोजन बॉन्ड सिखाया था मैंने, याद है क्या? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर कनेक्टेड थ्रू अ ब्रिज ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डीएनए के केस में, बट ये कहाँ होता है, किसके बीच में होता है? ठीक है, अब हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड, अगर ईच स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं तो कैसे होगा स्ट्रक्चर? ध्यान दो है, यहाँ पर ये शुगर है, इसके ऊपर फॉस्फेट है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है। दिख रहा है? बराबर है ना? और एंड में क्या आएगा? OH आएगा। तो OH वाले एंड पे 3' एंड होगा, और ऊपर वाले एंड पे जहाँ पर फॉस्फोरस फ्री है वहाँ पर 5' एंड होगा। राइट? समझ में आ रहा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है इधर दोनों के बीच में, इधर भी दोनों के बीच में। अब मुझे बात बताओ, अगर ऐसा है तो नाइट्रोजनस बेस इस साइड पे होता है, तो इस साइड पे नाइट्रोजनस बेस हो गया कैसे? ऐसे ऐसे। ठीक है, सॉरी, अब इसके सामने अगर मैंने सेम स्ट्रैंड खड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बेस उस साइड पे होगा, तो कनेक्ट होंगे दोनों? नहीं, दोनों का मुंह एक ही साइड पर है, ये भी इस साइड पे, वो भी उस साइड पे ही है, तो दोनों कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं। तो मैं इसका एक कॉपी बनाता हूँ, उसको फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करने से क्या हो जाएगा? ये OH इधर आ जाएगा, ये शुगर इधर आएगा, उसके बाद फॉस्फोरस आएगा, फिर शुगर आएगा, फिर फॉस्फोरस आएगा, फिर शुगर आएगा, फिर फॉस्फोरस आएगा, फिर शुगर आएगा, और फाइनली यहाँ पर फॉस्फोरस फिनिश। और अभी इसका बॉन्ड कैसे निकलेगा? इस तरह से। तो आगे नजदीक, दिस इज द रीजन वाई द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ये रीजन है, क्योंकि अगर पैरेलल रहते तो दोनों का नाइट्रोजन बेस एक ही साइड पे रहता, एक ही साइड पे रहते तो आपस में बॉन्ड ही नहीं कर पाते, कनेक्ट ही नहीं कर पाते, इसलिए इसको फ्लिप करना पड़ता है, इसलिए ये एंटी पैरेलल हो गए। अभी इनके बीच में देयर विल बी सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग। अभी मैं N की जगह पे ना राइट सम नाइट्रोजन बेस होंगे। मान लो इधर मैंने बनाया नाइट्रोजन बेस ATCG, तो इनके सामने कंपलसरी TAGC आता है, बिकॉज इट इज सीन कि नाइट्रोजन बेसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। हाउ दे कनेक्ट? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इट इज सीन दैट एडेनाइन डबल बॉन्ड्स विथ T एंड गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ C, also adenine double hydrogen bonds with U। ये सिर्फ RNA में होता है और ये सिर्फ DNA में होता है। ठीक है, तब जाके स्ट्रैंड्स एक साथ जुड़ते हैं, तब जाके स्ट्रैंड्स एक साथ कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो DNA है ना, उसका डायमीटर की अगर बात करूँ मैं, ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, इस स्ट्रक्चर की अगर डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर इतना होगा। डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड एज 2 नैनोमीटर्स। तो डीएनए का पूरा कर्वेचर का जो डायमीटर होता है वो होता है 2 नैनोमीटर्स। समझ में आ रहा है?
और ये भी बताया था मैंने, एक टर्न इसमें होता है पूरा 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसमें कितने बेसिस होते हैं? 10 या 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। 10 न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट है, अगर 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच डिस्टेंस कितना हुआ? 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये समझो एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये 0.34 नैनोमीटर्स। उसके साथ मैंने आपको बताया पिच एंगल 36 डिग्री, उसमें 10 बैठेंगे ना तो 360 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये एक स्ट्रैंड पे 10 न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे पे भी 10 है, तो इंस्टेड ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड आई कैन राइट 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डू यू अंडरस्टैंड? 10 पेयर है न्यूक्लियोटाइड के। क्यों? इधर है के इधर है के, ये 1 पेयर हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे घूमते घूमते। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड तो मैंने बता दिया। उसके साथ में इधर और एक पॉइंट इंक्लूड कर सकता हूँ इसी पॉइंट में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मैंने बताया आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये देखो नाइट्रोजन बेसिस का पेयरिंग हो रहा है ना, जोड़ी बन रहा है, तो पेयर बन रहा है तो उसको पेयरिंग बोलते हैं। नाइट्रोजन बेसिस इसलिए बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक के साथ दूसरी चीज़ आ जाना। यहाँ पर वही हो रहा है, ए के साथ हमेशा टी कनेक्ट होता है, जी के साथ हमेशा सी कनेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये। मतलब एक स्ट्रैंड का अगर सीक्वेंस दे दिया मुझे ए टी सी जी, मतलब मुझे पता होना चाहिए सामने वाला स्ट्रैंड होगा टी ए जी सी, गारंटी। क्यों? क्योंकि ये सामने वाला जो स्ट्रैंड है उसका ऑपोजिट ही आएगा, वो फिक्स है। अभी ध्यान दो, उसके साथ साथ और एक चीज हमने इधर एक्सप्लेन कर ली, क्या? एंटी पैरेलल नेचर ऑफ स्ट्रैंड्स। मैंने बताया ना ऑपोजिट क्यों है, 3' to 5' 5' to 3' क्यों है, फ्लिप क्यों करना पड़ा, वो भी तो बताया मैंने। तो एंटी पैरेलल नेचर ऑफ स्ट्रैंड भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं बता रहा हूँ ना, डीएनए के स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड में देख लिया हमने, फॉस्फोरस और या फॉस्फेट और सल्फर, ये शुगर से बैकबोन बन रहा है स्ट्रैंड का, पहला पॉइंट देखा। सेकेंड पॉइंट देखा, नाइट्रोजन बेसिस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। जिसमें सिर्फ ये डीएनए के लिए सिर्फ इतना ही लिखोगे, ये आरएनए में लिखोगे ए यू, ठीक है। और उसके साथ हमने देखा कि स्ट्रैंड्स फ्लिप रहते हैं, वो एंटी पैरेलल नेचर हो गया स्ट्रैंड्स का। समझ में आ रहा है आपको? तो इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने? वॉटसन और क्रिक ने, ओके। उसके पीछे में स्टोरी थी, मैंने आपको बताया था कि वॉटसन और क्रिक का एक्चुअल वर्क नहीं था, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का वर्क था। बट कुछ डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने वो चीज़ खरीद ली, और वो रोज़ालिंड फ्रैंकलिन वॉज अबाउट टू पब्लिश दिस वर्क हार्डली इन 1-2 मंथ्स, और वो 1-2 मंथ्स में इन्होंने पब्लिश कर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने किया, इसलिए इनका नाम हो गया। जिसमें से क्रिक सिर्फ 19 ईयर्स का था तभी, ओके। एनीवेज, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है डीएनए, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ डायमेंशंस भी दे रखे हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। टेक्स्ट बुक दिखाना मुझे। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? सो डबल हेलिक्स ट्विस्टेड लैडर की तरह है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहे हैं, स्ट्रैंड्स कनेक्टेड है। तो ये सारे फीचर्स ही हैं डीएनए के, ठीक है। और डीएनए का बेस क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और जो मेन बेस जो है इसका न्यूक्लियोटाइड, जिसको मैं बोल रहा हूँ, दैट is considered as monomer. Monomer will be deoxynucleotide. इससे पता चलता है कि न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है वो लेना पड़ेगा कौन सा? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें ना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में और एक चीज़ आ जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज चारगास रूल। चारगास रूल क्या बोलता है? इट सेज दैट नंबर ऑफ प्यूरिन्स is equal to number of pyrimidines. Do you understand मैं क्या लिखा हूँ? number of purines equal to number of pyrimidines। क्यों? मुझे एक बात बताओ, बॉन्डिंग किसका किससे हो रहा है? ए का टी के साथ, जी का सी के साथ। तो ए क्या है? प्यूरिन। टी क्या है? पिरिमिडिन। जी क्या है? प्यूरिन। सी क्या है? पिरिमिडिन।
मतलब जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडिन्स लगे होंगे ना सामने। ए के साथ हमेशा टी लगता है तो प्यूरिन के साथ हमेशा ही पिरिमिडिन लगेगा। सी के साथ हमेशा जी लगता है, मतलब सी क्या है, पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन से हमेशा प्यूरिन है। अभी आपने कभी सोचा है कि ये आपस में क्यों कनेक्ट होते हैं, प्यूरिन प्यूरिन क्यों नहीं कनेक्ट होता है, या पिरिमिडिन पिरिमिडिन क्यों नहीं कनेक्ट होता? एक्चुअली नाइट्रोजन बेसिस पे कुछ स्पॉट्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, वो स्पॉट्स मैच होने चाहिए। अगर दोनों के स्पॉट्स मैच हो रहे हैं, 3-3 स्पॉट्स से, तो ऐसे मैच हो जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, इसके पास 2 स्पॉट्स है और ऐसे 2 स्पॉट्स है, और इसके पास ऐसे 3 स्पॉट्स है, तो ये कनेक्ट होगा क्या? नहीं, एक बॉन्ड से नहीं बनेगा, 2 तो बनने चाहिए। तो इसके सामने जब दूसरा वाला आता है तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये दोनों वाले कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इधर, ये दोनों वाले भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये दोनों वाले भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये 2 स्पॉट्स ही चाहिए। तो इसीलिए इनका फिक्स होता है। और उसके साथ साथ ये जो डायमीटर है डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम जो हमने देखा है, ये डायमीटर फिक्स भी क्यों होता है, या डायमीटर के फिक्स होने के पीछे का मेन रीज़न क्या है, ज़रा ध्यान दो। दैट इज़ बिकॉज इस डायमीटर में सिर्फ 3 रिंग्स फिट हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजनस बेस तो अंदर की तरफ आ रहा है, प्यूरिन कितने रिंग है? 2 रिंग। पिरिमिडिन कितना रिंग है? 1। देखो 3 रिंग हो गए टोटल, सिर्फ 3 रिंग फिट हो सकते हैं अंदर, 3 से ज़्यादा नहीं। इसलिए 2 प्यूरिन अगर फिट हो गए तो ऐसा बल्ज बन जाएगा, और 2 पिरिमिडिन फिट हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि पिरिमिडिन इतने दूर दूर रहेंगे। रिमेंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बनने के लिए मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का बहुत नज़दीक होना ज़रूरी होता है। दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, नियरली चिपके हुए रहने चाहिए, वो मैंडेटरी है, उसके बिना कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनका अटैचमेंट होने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए, दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। 3 से 10 नैनोमीटर तक का ही डिस्टेंस उनके बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगते हैं और दोनों में से किसी एक को अटैच लगता है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो चारगाव्स रूल की मैं बता रहा था आपको। चारगाव्स रूल में क्या है, नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन्स। टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स कितने होंगे? A प्लस जी। पिरिमिडिन्स कितने होंगे? C प्लस टी या T प्लस सी। ठीक है, तो आई कैन से A प्लस जी अपॉन T प्लस सी कितना हो गया? 1। So the ratio of number of purines to number of pyrimidines is always 1. That is nothing but Chargaff's law. समझ में आ रहा है? तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हो गया। 11th के लिए काफ़ी है ये, 12th में थोड़े और फीचर्स हम लोग सीखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आपको मेन बैकबोन समझ में आया कि स्ट्रैंड का कैसे बना है। ऑल्टरनेट सल्फर एंड शुगर एंड फॉस्फेट्स ऑल्टरनेट प्रेजेंट है। ओके, ये इधर फॉस्फेट है, इधर शुगर है, फिर फॉस्फेट फिर शुगर, ऐसे करके थप्पी बनती है, बट कर्वेचर में बनता है। दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रैंड। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और ये जो एंगल है जिससे आपका नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ आता है, उसी एंगल की वजह से सामने वाले स्ट्रैंड को फ्लिप होके आना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप डीएनए की बात करते हो तो डीएनए में ना 3 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से 2 नेचुरली अकरिंग है, एक सिंथेटिकली मेड है। एक होता है ए टाइप, एक होता है बी टाइप, एक होता है जेड टाइप। जेड टाइप इज मैन मेड। ठीक है, ए डीएनए है, बी डीएनए है एंड जेड डीएनए। जेड डीएनए तो मैन मेड है, वाइल हम लोग बी डीएनए ही देखते हैं। हमारे सारों ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बी डीएनए होता है। हर डीएनए का अपना थोड़ा फीचर है, कोई लेफ्ट हैंड कर्व करता है, कोई राइट हैंड से कर्वेचर बनाता है। ये देखो ना, कर्व हो रहा है ना ये, तो कोई लेफ्ट हैंड से घूमता है, कोई राइट हैंड से घूमता है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म है, ए या बी। बट जो जेड डीएनए वो एक्चुअली एंगुलर बनता है, ऐसा 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 डीएनए बनता है। इसमें कैसे कर्व बन रहा है, उसमें कर्व नहीं बनता, उसमें प्रिसाइज एंगल्स बनते हैं। ठीक है, बट वो मैन मेड डीएनए है। एनीवेज, तो डीएनए के 3 टाइप्स वो भी ध्यान में रख लो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अभी आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फिर हो पाया, आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं हो पाया, और ना ही आपके न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर का ट्रिक है वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने टाइम ज़्यादा ले लिया। कोई बात नहीं, चलेगा। फर्स्ट चैप्टर में बहुत स्लो ले रहा हूँ, हर चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आगे यही चीज़ें आपको काम में आएंगी। और एक चीज़ समझो, यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेसिफिकली अगर ह्यूमन सेल्स की बात करता हूँ मैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखोगे कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, बट डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में या क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में। और यही क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम जो होते हैं, दीज एक्चुअली आर फॉर्म बाय डीएनए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। दोस प्रोटीन्स आर हिस्टोन प्रोटीन्स, वी विल सी दैट। तो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है।
ठीक है, तो एग्जिस्टिंग अगर मैं बोलूँगा कि कहाँ प्रेजेंट है डीएनए सेल में, तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। कोई डिफ़िकल्टी, डाउट्स? पक्का?